हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के गणित के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए बिना देर के चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि यूक्लिड की भाग विधि किसके लिए प्रयोग होती है। तो यूक्लिड की भाग विधि जो होता है वो एचसीएफ निकालने में प्रयोग होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दो या अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। तो दो या अधिक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली बड़ी संख्या का बात क्या है। तो बड़ी संख्या की बात करें तो वो एचसीएफ होती है। दो या अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दो या अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कहलाती है। तो विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है एलसीएम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यूक्लिड की विभाजन विधि के अनुसार दो संख्याओं ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आर किसका मान होगा, आर जो होता है वो शेष फल होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप होता है। तो परिमेय संख्या याद रखना दोस्त, कभी कभी कटता भी है, कभी कभी आवर्ती, यानी कि कोई संख्या दोहराते तिहराते भी रहता है और बढ़ते भी जाता है। तो इसलिए परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप जो होगा तो समाप्त या आवर्ती होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कोई भी अभाज्य संख्या केवल कितने गुणनखंड रखती है। तो कोई भी अभाज्य संख्या दोस्तों या तो वो एक से कटता है या तो स्वयं से। तो दो हुआ ना, एगो एक एगो स्वयं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव होता है। तो दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो होता है एक होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। शून्यक का योग है तो यानी अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है तो वो सी बटा ए के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है, यानी कि दोस्तों जिस समीकरण में पावर एक होता है तो वह रैखिक समीकरण होता है, इसलिए इसका सामान्य रूप क्या होगा, एक्स प्लस बी ए प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यदि दो रेखाएं समांतर हो तो दो रेखाएं जब समांतर हो तो उसका हल होता है, कोई हल नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो दोस्तों अगर काटने की बात करें तो निश्चित बिंदु पर अगर काटे तो एक हल होता है, अनिश्चित बिंदु पर अगर काटे तो अनंत हल होता है। एक दूसरे को काटती है, यहाँ पर निश्चित बिंदु का बात नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत हल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है यदि दो रेखाएं अनिश्चित बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ दोस्तों बात किया गया है अनिश्चित बिंदु, यानी कि अनंत हल होंगे इसके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत हल होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर काटती है तो इसका, अब यहाँ निश्चित का बात किया है तो इसलिए इसका दोस्तों हल होगा एक हल, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है यदि द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए जीरो से तो मूल होगा। जब यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक विवेचक जब जीरो से बड़ा होता है, विवेचक जब जीरो से बड़ा होता है तो उसका वास्तविक और भिन्न मूल होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए।
वास्तविक और भिन्न यानी असमान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण में विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर होता है, तो शून्य के बराबर जब होता है तो इसका समान और वास्तविक मूल होता है, यानी दो समान वास्तविक मूल होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विवेचक जब 0 से छोटा होता है तो वह उसका मूल हो जाता है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर राइट है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न क्या कहता है, एपी का सामान्य पद होता है, यानी ए एन बराबर जो होता है यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों आप लोगों ने याद किया होगा। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है एपी में पहले एन पदों का योग होता है, यानी एस एन बराबर जो होता है तो एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कि ए में दिया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी भुजा का अनुपात, तो सर्वांगसम त्रिभुज जो होता है उनके भुजा का अनुपात भी जो होगा तो वो समान होता है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज दो समान त्रिभुज को ही सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो समान जब है तो उसका भुजा समान होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है, यहाँ दोस्तों दिया गया है एच पी और बी। यहाँ एच है हाइपोटेनस, पी है परपेंडिकुलर और बी है बेस। हाइपोटेनस इनका पी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस बी यानी कि बेस आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो दोस्त आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण, तो दोस्तों यहाँ पर समबाहु है तो यानी बराबर भुजा, जब भुजा बराबर है तो कोण भी तो बराबर होंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नियम लागू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसी त्रिभुज की भुजा 3, 4, 5 है, यह त्रिभुज किस प्रकार का है। तो यहाँ देखा जाए दोस्तों तो 3, यहाँ देखा जाए दोस्तों तो 3 है, तो 3 का वर्ग अगर हम करते हैं और 4 का वर्ग करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो ये किसके वर्ग के बराबर है, 5 के वर्ग के बराबर, जो कि पाइथागोरस प्रमेय को दर्शाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समकोण त्रिभुज है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज समान है यदि उनके, अब दो त्रिभुज समान है यानी कि सर्वांगसम है, तो उनका क्या होता है, सभी कोण और भुजाएं समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होते हैं। तो समद्विबाहु यहाँ पर कहा है, तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसका दो भुजाएं बराबर हो वही तो समद्विबाहु होगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दो भुजाएं समान हो, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में कर्ण व भुजा है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होते हैं सबसे लंबे भुजा होते हैं, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र है। तो दूरी सूत्र दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है दोस्तों x1 और x2 के योग के आधे के बराबर और y1 और y2 के योग के आधे के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। अगले प्रश्न को अगर देखें तो अगला प्रश्न है, टेन थीटा बराबर होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा के मान के बराबर। अगला प्रश्न है, कोट थीटा बराबर होता है। तो टेन का ही तो उल्टा होता है कोट, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में जो है साइन 90 डिग्री का मान है। तो पाई चार्ट में आप लोग देखा होगा दोस्तों, साइन 90 का मान जो होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कितना होता है
ए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कोस 0 डिग्री का मान कह रहा है कोस 0 का मान। तो कोस 0 का मान जो होता है वो भी 1 होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है स्पर्श रेखा विरुद्ध को कितने बिंदु पर छूती है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों विरुद्ध को, और स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर ही तो छूता है, यहीं पर ना। तो स्पर्श रेखा जो है वृत्त को कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर छूता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को, अब क्या कहता है कि केंद्र और स्पर्श रेखा को जोड़ने वाली रेखा जो होता है वो स्पर्श रेखा पर कैसी होती है। तो स्पर्श रेखा पर वो लंबवत होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें यह विरुद्ध है और स्पर्श रेखा है यहाँ केंद्र, केंद्र से यहाँ पर क्या होता है तो यह लंबवत ही तो होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है किसी कोण का द्विभाजक यानी समद्विभाजक बनाते समय कंपास की दूरी होता है। कंपास की दूरी जो होता है हमेशा समान रखी जाती है, तब न समद्विभाजक बनेगा, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है समान त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके भुजाओं के अनुपात के किस रूप में होता है। तो उनके भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये दोस्तों आपको बढ़िया से याद होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन जो होता है वो क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ दोस्तों बता रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है यदि दो त्रिभुजों में दो भुजा और बीच का कोण समान है। यहाँ पर बता रहा है कि दो भुजा यानी भुजा को साइड बोलते हैं, तो दो गो साइड और बीच का कोण यानी एगो कोण, तो बीच का कोण बता रहा है तो एस ए एस प्रतिबंध से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सर्वांग होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है सर्वांगसम त्रिभुज का अर्थ होता है। सर्वांगसम त्रिभुज का अर्थ जो होता है दोस्तों वो समान आकार के परंतु अलग रूप के, नहीं वो ऑप्शन तो गलत है। अगला बात करें समान आकार और समान रूप। सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, इसलिए आकार समान होगा, रूप भी समान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा प्रमेय त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए मान्य नहीं है। तो दोस्तों जब तीनों एंगल बात करें तो तीनों एंगल हो तो वह मान्य नहीं होता, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है समकोण त्रिभुज के लिए कौन सी सर्वांग समता शर्त लागू होते हैं। समकोण त्रिभुज में बात करें तो राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेन्यूज, उसके बाद साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होता है। ये सर्वांग समता नियम से यानी आरएचएस सर्वांग समता नियम से समकोण त्रिभुज क्या होता है तो सर्वांग सम होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है सर्वांगसम त्रिभुज में समान होती है। तो अब सर्वांगसम त्रिभुज में क्या समान होते हैं, क्या केवल कोण समान होता है या केवल भुजा समान होते हैं, नहीं भुजा और कोण दोनों समान होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक विपरीत कोण समान हो। अब यहाँ पर क्या कहता है दो त्रिभुज है, जैसे यहाँ क्या कहता है यहाँ पर जो है दो त्रिभुज है जिसमें कि दो भुजा बराबर है और दोनों में एक एक भुजा, दोनों में क्या कहता है सॉरी यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है और एक विपरीत कोण समान है, यानी दोनों में से दो दो भुजा बराबर है, एगो कोण बराबर है, तो दोनों जब बराबर का बात करें तो वो क्या होता है तो सर्वांगसम है, तो होंगे ना दोनों बराबर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज में कौन से कोण समान होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। बाद बाकी आज के लिए इतना ही। मेरा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स।